हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई का ज़माना पर। मुझे आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और सभी हंसते खेलते रहिएगा। आज नई वीडियो लेकर आए हैं। इतिहास की जो टॉपिक है, हमने पहले सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक पूरा कर लिया है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में अगर आप बीए की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर 6वीं कक्षा से लेकर 12वीं तक, अगर आपके इनमें से कोई सी भी कक्षा में हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बिल्कुल बेहतरीन सिद्ध होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक हर परीक्षाओं में पूछा जाता है वैदिक सभ्यता के बारे में। तो बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना और कमेंट अपना बता के जाना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कालक्रम और उसके इतिहास उत्पत्ति की। कालक्रम और उसके उत्पत्ति की। देखो, वैदिक सभ्यता को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता कितने भागों में थी? 2 भागों में थी। एक थी ऋग्वैदिक काल, दूसरी थी उत्तर वैदिक काल। पहली ऋग्वैदिक काल, दूसरी उत्तर वैदिक काल, दोनों अलग अलग समय की थी। पहले ऋग्वैदिक काल था, वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक जो काल था वो माना जाता है ऋग्वैदिक काल। इस काल में केवल ऋग्वेद की रचना हुई थी। जो ऋग्वेद जो ग्रंथ है उसकी रचना इस काल में ही हुई थी। समाज कैसा था? समाज बिल्कुल सरल और कबीलाई था। लोग कबीले में रहते थे, कबीले में बटा हुआ था। अगला है उत्तर वैदिक काल। यह है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में। इसमें इस दौरान सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद और भी जो ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद है, इनकी रचना 1000 ईसा पूर्व से और 600 ईसा पूर्व के मध्य हुई है। इसी काल में लोहे का प्रयोग, लोहे की जो खोज हुई थी कौन से काल में हुई थी? उत्तर वैदिक काल में। याद रखना, पूछा जाता है। तो हमने देखा कि इसी काल में क्या हुआ था? लोहे का प्रयोग हुआ था, जिससे जीवन में क्या है, बहुत बड़े बदलाव आ गए उनके जीवन में। अब तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि लोहे की जो खोज थी, लोहे का जो प्रयोग सबसे पहले किस काल में हुआ था? तो क्या आएगा आंसर? उत्तर वैदिक काल में। यह पूछ सकता है कि कौन से ईसा पूर्व से कौन से ईसा पूर्व तक हुआ था। तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक लोहे का क्या हुई थी? खोज हुई थी। आया समझ में? इतना आ गया। और ये चीज़, ये जो था ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में था। आगे देखते हैं। अब देखते हैं इनकी सामाजिक संरचना, कि इनकी सामाजिक जो संरचना थी, समाज में लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे। अब इनके बारे में देखते हैं कैसे क्या रहते थे। तो देखो, वैदिक समाज की कुछ प्रमुख विशेषताएं यहाँ पर आपको दी हुई है। अब देखो कौन सा परिवार के बारे में देखते हैं। जो पहले परिवार थे वो कैसे थे? देखो, परिवार थे जो समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार। जिसे क्या कहा जाता था पहले? कुल। जिसे पहले बोला जाता था कुल। तो क्या है परिवार की सबसे छोटी इकाई? सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है? परिवार है। और जिसका मुखिया था, इसको पहले बोला जाता था कुल। और कुल का जो मुखिया होता था वो कौन होता? कुलप। कौन होता था? कुलप। और ये जो पहले परिवार थे वो होते थे पितृसत्तात्मक। देखो, परिवार 3 तरह के होते हैं, पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, एक होता है स्वयं के, दोनों का। तो ये तो पितृसत्तात्मक जहाँ पर पिता के यहाँ रहते हैं। मातृसत्तात्मक वो होता है जहाँ पर माता के जाकर रहते हैं। ठीक है। ये जो समाज था ये कैसा था? पितृसत्तात्मक। आगे देखते हैं। तो वर्ण व्यवस्था थी वो कैसी थी? वर्ण कितने थे? 4 वर्ण थे। ठीक है। वर्ण कितने थे? 4 थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे। अब तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। जैसा जो जैसा कर्म करेगा, जो जैसा काम करेगा, उसको वो वैसा काम कर सकता है, वो वैसा कार्य कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता से वर्ण बदल सकता था, कि कोई भी व्यक्ति को अगर किसी और कार्य में अगर टैलेंट है तो वो भी काम भी कर सकता है। लेकिन
उत्तर वैदिक काल तक यह जन्म पर आधारित और कठोर हो गई। लेकिन ये जो बात हो रही थी कि अपनी योग्यता के अनुसार वर्ण बदल सकता है, ये बदल सकता था ऋग्वैदिक काल में, ये बदल सकता था ऋग्वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल के आते आते क्या हो गए कि जो ये व्यवस्था थी ये पितृसत्तात्मक हो गई। ये क्या हो गई? सत्तात्मक हो गई है। जो पिता काम करते आया है, जो दादा परदादा ये काम करते हैं, वही ये काम करेगा। जैसे इस टाइम पर भी वो चल रहा है, जो नाई होता है वो नाई का काम क्या है? बालों को काटना। सुनार का काम है सोने चांदी का, लोहार का काम है लोहे का। तो ये क्या है? ज़्यादातर ये यही काम करते हैं। अब आगे देखते हैं स्त्रियों की स्थिति। उस समय स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की जो शिक्षा थी और यज्ञों में भाग लेने का अधिकार था। कौन से में? ऋग्वैदिक काल में कि स्त्रियों को पढ़ाया भी जाए और यज्ञ में भी भाग ले सकती है। अपाला और गोसा जैसी विदुषी महिला इसी काल की थी। अपाला और गोसा नाम पूछा जाता है कि अपाला और गोसा जो थी, जो कौन से काल में थी? ठीक आ जाएगा, ऋग्वैदिक काल में थी। कौन से काल में थी? ऋग्वैदिक काल में थी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और व्हाट्सएप ग्रुप पर आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाकर जुड़ जाइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आगे देखते हैं। ये हो गई सामाजिक की बात, सामाजिक संरचना की, वहाँ के लोक समाज के बारे में ये बातें हमें पता चलती है। अब आगे देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था। आगे देखेंगे राजनीतिक व्यवस्था की राजनीति कैसी थी वहाँ उस टाइम पर। उस टाइम पर तो राजनीति वो कैसी थी, तो देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। राजनीतिक व्यवस्था के बारे में देखो, राजनीतिक व्यवस्था थी वो कैसी थी? प्रशासनिक रूप से समाज क्या था? कई स्तरों में बटा हुआ था, कई भागों में समाज बटा हुआ था। तो पहला था कुल, दूसरा है ग्राम, तीसरा है विश्व, फिर जन और फिर था राष्ट्र। ये इनके क्रम है। जो प्रशासन था वो इन रूपों में बटा हुआ था। राजा को गोप या जनस्य गोपा कहा जाता था। जो राजा होता था उसको गोप या फिर जनस्य गोपा कहा जाता था। गोपा का मतलब होता है राजा, कि सबके ऊपर राज करने वाला, और जनस्य मतलब जन, लोगों के, तो लोगों के ऊपर राज करने वाला वो होता था जनस्य गोपा कहा जाता था। आगे देखते हैं कि राजा की शक्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए, कि राजा जो होता था वो उसकी शक्तियों पर भी नियंत्रण रखने के लिए कि कोई ऐसा काम ना करे, तो उनकी शक्तियों पर भी नियंत्रण रखने के लिए क्या होती थी? सभा और समिति जैसी संस्थाएं होती थी। सभा और समिति जैसी संस्थाएं होती थी जो लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाती है। जो लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाती है वो यह दर्शाती है कि अपनी इच्छा के अनुसार राजा शासन नहीं कर सकता है। इसके लिए उनके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए दो होती थी, सभा और समिति। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जानेंगे आर्थिक जीवन, जो वैदिक सभ्यता थी उसके आर्थिक जीवन के बारे में। कैसे लोग क्या काम करते थे, कैसे रहते थे, इनके बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में देखेंगे। आर्थिक जीवन के बारे में देखेंगे कि कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे लोग क्या काम करते थे, वो हम देखेंगे। तो देखो कि सबसे पहले थी आर्थिक जीवन के बारे में, इकोनॉमिक लाइफ। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि वैदिक लोगों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुपालन और कृषि पर आधारित थी। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता में लोगों का जो व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालन और कृषि व्यवसाय था। अब पशुपालन के बारे में देखते हैं। पशुपालन था जो उनका क्या था? प्रमुख आधार था। पशुपालन क्या था? प्रमुख आधार था कि वैदिक सभ्यता के लोग पशुपालन ज़्यादा करते थे। ऋग्वैदिक काल में गाय सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति थी। गाय सबके घरों में मिलती थी, ये लगा लो आप।
गाय सबके घरों में मिलेगी। वैदिक सभ्यता के टाइम पर गाय को सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता था और युद्ध अक्सर गायों के लिए ही लड़े जाते थे। तो पहले जो युद्ध लड़े जाते थे वैदिक सभ्यता के टाइम पर, जो सबसे ज़्यादा लड़े जाते हैं वो गायों के पर ही लड़े जाते थे, वो गायों पर ही लड़े जाते थे, जिन्हें गविष्टि कहा जाता था। अंडरलाइन कर लो और नोट कर लो ना कि जिन्हें गविष्टि कहा जाता है। इसके बारे में देखा। अब देखते हैं कृषि के विस्तार के बारे में। कि कृषि के बारे में देखेंगे कि आर्थिक जीवन में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान। तो कृषि का विस्तार, तो उत्तर वैदिक काल में लोहे, जिसे कृष्ण अयस्क भी बोलते हैं, लोहे की खोज ने क्रांति ला दी। पहले लोग पत्थर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन क्या हुआ, लोहे आने के बाद में लोग लोहे का इस्तेमाल ज़्यादा करने लग गए। तो लोहे ने क्या ला दी, एक क्रांति सी ला दी। लोहे के हल के उपयोग किए जाने वाले, पहले लकड़ी के किए जाते थे, अब किसके किए जाने लगे, लोहे के। घने जंगलों को साफ किया गया, जो जंगल थे उनको साफ किया गया लोहे की जैसे कुल्हाड़ी बनाकर। खेती का विस्तार हुआ, जो खेती थी उसमें लोहे का प्रयोग किया जाने लगा, जिनका विस्तार हुआ। मुख्य फसलें जिन्हें यव बोलते थे, गेहूँ जिन्हें गोधूम बोलते थे वो, और चावल जिन्हें ब्रीही बोलते थे वो, ये उनकी मुख्य फसलें थी जो ये ज़्यादा बोते थे और इन्हें ज़्यादा सेवन करते थे। आया समझ में। आगे देखते हैं। अब देखते हैं उनके व्यापार नियम। व्यापार का उनके क्या क्या नियम थे, व्यापार के नियम। तो व्यापार और विनिमय, व्यापार और विनिमय कैसे करते थे कि व्यापार जो मुख्य रूप से होता था वो होता था वस्तु विनिमय। एक वस्तु दो दूसरी वस्तु लो। उस टाइम पर कोई मुद्रा नहीं थी, कोई मुद्रा नहीं थी। एक वजह से सबसे ज़्यादा जो होता था वो यही होता था कि वस्तु विनिमय, एक वस्तु दो दूसरी वस्तु लो, उसके माध्यम से होता था। किसके माध्यम से, वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। जहाँ गाय और निष्क होता है कि सोने का टुकड़ा या एक कोई आभूषण होता था, उसका उपयोग मूल्य के मानक के रूप में किया जाता था कि मैं तुझे इतनी गाय दे दूंगा, इतना सोने का ये टुकड़ा है, निष्क ये दे दूंगा और उसके बदले में मुझे कुछ सामग्री या वस्तु चाहिए, ले लेते हैं। ऐसे आदान प्रदान वो कर लेते थे। आगे देखते हैं शिल्प जो कार्य होता था हाथ का, इसमें रथ जो बनाना शुरू होता था वो रथ बनाना इन्होंने शुरू कर दिया था। बुनाई इन्होंने शुरू कर दी। चमड़े का काम इनमें वैदिक सभ्यता में हुआ। मिट्टी के बर्तन बनाना प्रमुख इनका व्यवसाय था। तो मिट्टी के बर्तन बनने लगे थे वो वैदिक सभ्यता में बनने लग गए। इनका जो बनते तो पहले भी थे सिंधु घाटी सभ्यता में भी, जो प्रमुख व्यवसाय तो बना वो वैदिक सभ्यता में बना था मिट्टी के बर्तन बनाने का। इस काल के चित्रित दूसर मर्दभांड बहुत प्रसिद्ध है। जो मर्दभांड है, जो मिट्टी का बर्तन है, ये मर्दभांड है जो क्या ज़्यादा पूछा जाता है कि मर्दभांड किस सभ्यता से संबंधित है, तो क्या माना जाएगा, वैदिक सभ्यता से संबंधित माना जाएगा। आगे देखें, आया समझ में? तो कमेंट में थंब दीजिएगा और बताइए कि हाँ हमें समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं। अब बात करेंगे उनके धार्मिक जीवन की। कि धार्मिक जीवन उनका कैसा था, लोग कैसे किस पे विश्वास करते थे, है ना। तो धार्मिक जीवन के बारे में देखते हैं। तो वैदिक धर्म प्रकृति की शक्तियों की उपासना और यज्ञों पर केंद्रित था। वैदिक सभ्यता में सबसे ज़्यादा क्या होने लगे, यज्ञ होने लग गए। यज्ञों पर आधारित हो गए, लोग उपासना करने लग गए, पूजा पाठ में ध्यान ज़्यादा देने लग गए वैदिक सभ्यता में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में इतना नहीं था। उपासना और यज्ञों पर केंद्रित हो गया था। देखते हैं इसके बारे में आगे। वैदिक सभ्यता में जो लोग होते थे वो प्रकृति की पूजा ज़्यादा करते थे। जैसे वैदिक लोग कैसे करते थे प्रकृति की पूजा, वो करते थे। जैसे बारिश हो गई तो क्या मानते थे, ये किसी और किसने लेकर आया, ये किसी देवता का चमत्कार मानते थे, तो उसको बारिश की पूजा करने लग गए। ठीक है, और जैसे बाढ़ आना, ज़्यादा जोर सूखा पड़ना, और हरे भरे जो वन हैं उनमें पूजा होने लग गई। अग्नि है, अग्नि को मानने लग गए।
पृथ्वी की पूजा करने लगे। हवा चल रही है कि हवा में जीवन दान दे रहे, तो ये भी क्या है, एक देवता के रूप में इन्हें पूजने लग गए। तो वैदिक लोग प्रकृति के विभिन्न रूपों को देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। क्या करते थे, उनकी पूजा करते थे रूपों को मानकर। अगला है आकाश के देवता। जिन्हें आकाश में रहते थे उनको ये आकाश के देवता कहते थे। कौन कौन है, सूर्य, वरुण और विष्णु, ये इनके नाम है। इन तीनों की पूजा वो आकाश के देवता के नाम से करते हैं। इन जो तीनों हैं इनकी पूजा आकाश के देवता के नाम से करते हैं। अगला है अंतरिक्ष का देवता। इसमें इंद्र, रुद्र और वायु पूछा जाता है कि अंतरिक्ष के वैदिक सभ्यता में अंतरिक्ष के देवता निम्न में से कौन से हैं। तो इंद्र, रुद्र और वायु ये इनके हैं। अगला है पृथ्वी के देवता। अब जो पृथ्वी पर है उनमें देवता कौन कौन है, अग्नि, सोम और पृथ्वी। याद रखना, इनको नोट कर लो, इन तीनों को नोट कर लो, इन तीनों को, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है, बहुत बार, तो इनको नोट कर लो। अब आगे चलते हैं प्रमुख देवताओं के बारे में। प्रमुख देवताओं के बारे में आगे चलते हैं। अब बात करते हैं प्रमुख देवताओं के बारे में। प्रमुख देवता कौन होते हैं? ऋग्वैदिक काल में इंद्र को सबसे प्रमुख देवता माना जाता था। इंद्र को सबसे ज़्यादा पूजा जाता था वैदिक सभ्यता के अंदर। इंद्र को कौन क्या मानते थे? ये पुरंदर, जिसे किलों को तोड़ने वाला भी बोला जाता है, इनको ये माना जाता है। उनके बाद में फिर अग्नि को और फिर वरुण का स्थान है। इन तीनों देवताओं को सबसे ज़्यादा ये मानते हैं, इंद्र, अग्नि और वरुण को। और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति जैसे ब्रह्मा और विष्णु और रुद्र, शिव अधिक महत्वपूर्ण हो गए। वो तो थे ऋग्वैदिक काल में इंद्र, अग्नि और वरुण। और उत्तर वैदिक काल में तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनको मानने लग गए। हो गए इतना। आगे देखते हैं यज्ञ और मंत्रों के बारे में। यज्ञ और मंत्र, प्रार्थना और यज्ञ, हवन, जैसे हवन होता था वो धर्म का मुख्य हिस्सा थे। जो लोग धर्म मानते थे उन्हें ये यज्ञ तो कराना ही पड़ता था। प्रार्थना और यज्ञ धर्म के क्या थे? मुख्य हिस्सा थे। ऋग्वैदिक काल में यह सरल थे कि लोग कोई भी करा सकता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गए? बहुत जटिल हो गए, कठोर हो गए यज्ञ, जिन्हें लंबे और खर्चीले भी हो गए, ज़्यादा खर्च होने लगा और बहुत दिनों तक चलने वाले भी हो गए। और जो ऋग्वैदिक काल में था वो जल्दी समाप्त हो जाता, उसमें इतने खर्चे भी नहीं होते थे, इतने कठिन भी नहीं थी। राजसूय और अश्वमेध जैसे विशाल यज्ञ इसी काल की देन है। पूछा जाता है कि अश्वमेध यज्ञ कौन से काल की देन है? वो आ जाएगा उत्तर वैदिक काल की देन है। आगे देखते हैं दर्शन का उदय। दर्शन है उनका उदय कैसे हुआ? तो दर्शन का उदय उत्तर वैदिक काल के अंत में, जब उत्तर वैदिक काल जब समाप्त होने में आया, उनमें कर्मकांडों के विरुद्ध क्या हो गई? प्रतिक्रिया। लोग उनके विरुद्ध भड़कने शुरू हो गए। जो कर्मकांड करते हैं उनके विरुद्ध भड़कने शुरू हो गए कि यज्ञों के प्रति, इनके प्रति क्या हो गए? भड़कना शुरू हो गए। और उपनिषदों की रचना हुई। फिर इनके बाद में किसकी रचना हुई? उपनिषदों की रचना हुई, जिनमें है आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु और मोक्ष के रहस्यों पर जोर दिया गया है। उपनिषदों के अंदर क्या कहें? किस के ऊपर जोर दिया गया है? आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, जन्म मृत्यु के बारे में, मोक्ष, इनके रहस्यों के बारे में, इनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इनके बारे में जानकारी ये दर्शन का उदय उपनिषदों में हुई थी। और उपनिषदों की रचना कब हुई थी? उपनिषदों की रचना हुई थी उत्तर वैदिक काल में हुई थी, याद रखना। आगे एक जो बात है वो यह है कि एक रोचक जानकारी है कि वैदिक काल में सोम एक विशेष वनस्पति थी। वैदिक काल में जो सोम लिखा हुआ है ना, ये कहती है एक विशेष प्रकार की एक वनस्पति थी जिससे बना पेय देवताओं को समर्पित किया जाता था। और ऋग्वेद का पूरा नवम मंडल इसी को समर्पित है। जो ऋग्वेद का जो नवम मंडल है वो इसी को समर्पित है। तो आगे देखते हैं हम आर्थिक जीवन के बारे में और देखते हैं थोड़ा। कर व्यवस्था। ऋग्वेद काल में राजा को बलि
नामक स्वैच्छिक उपहार दिया जाता था। राजा क्या दिया जाता था? बलि दिया जाता था, किसी बकरे की बलि, मानव की बलि, इनकी बकरी दिया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह एक अनिवार्य कर बन गया। लेकिन ये क्या बन गया? एक हमेशा एक अनिवार्य ही कर बन गया, जिसे वसूलने के लिए भागदूत नामक अधिकारी नियुक्त किया गया। कौन सा अधिकारी था? भागदूत अधिकारी नियुक्त किया गया। अगला है सिक्कों की शुरुआत। व्यापार वस्तु विनिमय से होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में निष्क, शतमान और कृष्णल जैसे माप की इकाइयों का उपयोग होने लगा था, जो बाद में सिक्कों के विकास का आधार बने। और बाद में इनके ही आधार पर क्या बने हैं? सिक्के बने हैं। और पहले हालांकि उस टाइम पर वस्तु विनिमय भी चलता था, लेकिन धीरे धीरे जब ऋग्वेद काल समाप्त होने आया, उत्तर वैदिक काल में ऐसा होने लगा, लेकिन धीरे धीरे इन सबको समाप्त किया जाने लगा और सिक्के बनाने जाने लगे। और जो सिक्के थे वो कौन कौन से थे? निष्क, शतमान और कृष्णल, ये इनके सिक्के थे। और उन्हीं के आधार पर आज सिक्कों के विकास का ये आधार है। अगला है शहरीकरण। शहरीकरण कैसे हुआ? कि उत्तर वैदिक काल के अंत में खेती में अधिशेष, खेती में क्या हुआ? बहुत ज़्यादा इन प्रॉफिट होने लगा। खेती में क्या होने लगा? इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा, अच्छी कमाई होने लग गई, पैसा आने लग गया और अच्छा उत्पादन होने लगा। तो इसी कारण लोग एक जगह टिक कर रहने लगे कि इन्हीं की जगह लोग रहने लगे। पहले क्या होते थे? भटकते रहते थे, कबीलों के माध्यम में रहते थे। लेकिन फिर क्या हो गया? उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे लोग टिके रहने लगे और जिससे क्या हो गया? नगरों का विकास शुरू हो गया। जिससे नगरों का विकास क्या हो गया? शुरू हो गया है। नगरों का विकास शुरू हो गया है। अब आगे थोड़ा सा धार्मिक जीवन के बारे में और थोड़ा अच्छे से गहराई से समझ लेते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे टेस्ट के साथ।